कहानी की शुरुआत में एक फैमिली दिखाई देती है जो अपने बेटे बेन का जन्मदिन मनाने के लिए समुद्र पर आई होती है। ये कैरेबियन समुद्र था और चारों तरफ सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। बेन की माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में चली जाती है, जबकि बेन और उसके पिता टॉम मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। तभी अचानक जूलिया को महसूस होता है कि समुद्र के नीचे कोई बहुत बड़ा सा कुछ उसके आसपास घूम रहा है। वह घबराकर चारों तरफ देखती है, लेकिन सब कुछ सामान्य ही दिखाई देता है। इतने में अचानक कोई ताकत उसे पानी के नीचे खींच लेती है। उसी समय उनकी बोट पर लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अजीब तरह से काम करने लगते हैं, लेकिन बेन और टॉम इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वे अभी भी मछली पकड़ने में लगे होते हैं। उधर जूलिया पानी में डूबती जा रही होती है और अपनी जान बचाने के लिए टॉम को आवाज लगाती है, लेकिन वह काफी दूर होने की वजह से उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इसी दौरान जूलिया को लगता है कि समुद्र का पानी धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक रहा है। तभी टॉम भी इस बात को नोटिस कर लेता है। वह जूलिया को देखता है और तुरंत उसे बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। दूसरी तरफ बेन बोट का इंजन चालू करके उनकी तरफ बढ़ता है। टॉम किसी तरह जूलिया को डूबने से बचा लेता है और बेन केसी मिलकर दोनों को बोट पर ऊपर खींच लेते हैं। इस तरह जूलिया की जान बच जाती है। बोट पर आने के बाद टॉम अपनी बेटी केसी पर बहुत गुस्सा करता है। वह कहता है कि जब कोई पानी में होता है तो उस पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। फिर उसने यह गलती क्यों की? अगर उसकी माँ को कुछ हो जाता तो क्या होता? केसी अपनी गलती समझकर माफी मांगती है। इसके बाद सब लोग स्थिति को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर से बेन का जन्मदिन मनाने लगते हैं। तभी केसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वह देखती है कि उसके पीछे शहर की तरफ एक बहुत बड़ा तूफान तेजी से आ रहा है। ये देखकर केसी घबरा जाती है क्योंकि वे लोग इस समय बिल्कुल सुरक्षित जगह पर नहीं होते। वह तुरंत यह बात अपने माता पिता को बताती है। इसके बाद सब मिलकर बोट की सुरक्षा जांच करने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े व्हेल और शार्क उनकी बोट के आसपास घूम रहे हैं। टॉम समझ जाता है कि इस तरह का व्यवहार आमतौर पर किसी बड़े प्राकृतिक खतरे या तूफान का संकेत होता है। उसे एहसास हो जाता है कि एक भयानक तूफान आने वाला है, लेकिन उससे पहले उन्हें इन खतरनाक शार्क का सामना करना पड़ेगा। तभी अचानक उनकी बोट को किसी बहुत बड़े चीज का जोरदार झटका लगता है। क्या हुआ यह देखने के लिए टॉम पानी में उतरता है और देखता है कि बोट के नीचे एक बड़ा सा डेंट पड़ चुका है, जो शायद किसी विशाल शार्क के हमले की वजह से हुआ है। जब टॉम वापस ऊपर आता है तो वह काफी घायल होता है। जूलिया तुरंत उसके घाव पर टांके लगा देती है। इसके बाद टॉम अपने परिवार को बताता है कि बोट अब इस हालत में चलने लायक नहीं रही। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वह है किसी तरह मदद के लिए किसी को बुलाना। लेकिन दुख की बात यह थी कि बोट का कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इस मुश्किल हालत में टॉम खाने और पानी की जांच करता है और पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का ही राशन बचा है। हालांकि उनके पास एक उम्मीद थी, क्योंकि वे एक शिप रूट पर थे, इसलिए कोई न कोई जहाज उन्हें देख सकता था। लेकिन तभी उनकी सोच के बीच बाहर से एक तेज और डरावनी आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर वे देखते हैं कि एक विशाल उल्कापिंड सीधा उनकी तरफ आ रहा है। अगर वह उनकी बोट से टकरा जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। इसलिए टॉम तुरंत बोट का इंजन चालू करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता था कि इससे इंजन को भारी नुकसान होगा, और वही होता है। इंजन पूरी तरह से खराब हो जाता है। इसी बीच एक और उल्कापिंड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब उनके पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं बचता, इसलिए सब लोग बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और सभी बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि वे सभी जिंदा हैं, हालांकि उनके शरीर पर कुछ चोटें आई होती हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि बोट के नीचे एक बड़ा छेद हो गया था, फिर भी उसमें से पानी अंदर नहीं आ रहा था। जब पूरा परिवार बोट से बाहर निकलता है तो वे ऐसा नजारा देखते हैं जिसे देखकर वे दंग रह जाते हैं। बोट के आसपास बहुत सारी मछलियां पड़ी होती हैं और उनकी बोट अब किसी पहाड़ी इलाके में फंसी हुई लगती है, जैसे वे किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। पूरी जगह पूरी तरह बदल चुकी होती है। जहाँ पिछली रात तक चारों ओर समुद्र ही समुद्र था, वहाँ अब बड़े बड़े पहाड़ और गहरे गड्ढे दिखाई देते हैं। इसके बाद टॉम तुरंत अपना कंपास निकालकर दिशा जांचता है और समझ जाता है कि पृथ्वी पर कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव आपस में बदल गए हैं। जहाँ पहले नॉर्थ पोल था वहाँ अब साउथ पोल आ गया है और साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल। इस वजह से जहाँ पहले जमीन थी वहाँ अब समुद्र का पानी चला गया है और जहाँ समुद्र था वहाँ अब जमीन उभर आई है। यह भयानक सच्चाई जानकर सभी बहुत डर जाते हैं। तभी टॉम एक और डरावनी बात बताता है कि इस बदलाव की वजह से जो लोग जमीन पर थे शायद वे जिंदा नहीं बचे। ये सुनकर केसी टूट जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड शहर में था और शायद वह भी अब जिंदा न हो। दूसरी तरफ जूलिया बचा हुआ खाना पीना इकट्ठा करने लगती है, जबकि टॉम बेन के जन्मदिन के सामान को समेटने लगता है। इसी दौरान बेन कुछ गुब्बारे आसमान में छोड़ देता है ताकि अगर आसपास कोई जिंदा हो तो वह उन्हें देख सके। इसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई जवाब मिलेगा, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि दूसरी तरफ से जवाब आता है। ये जवाब एक कैप्टन देता है जो इस समुद्री बदलाव के बारे में पहले से जानता था, क्योंकि वह भी टॉम की तरह अपनी सबमरीन में था। कैप्टन टॉम को बताता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का यह बदलाव स्थायी नहीं है। लगभग 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा, यानी
वहीं एक हफ्ते बाद समुद्र दोबारा अपनी जगह पर लौट आएगा, लेकिन कैप्टन आगे चेतावनी देता है कि जब समुद्र वापस आएगा तब उसकी लहरें बेहद खतरनाक होंगी। इसलिए वह टॉम से कहता है कि तुम लोग किसी ऊंची जगह पर चले जाओ जहां बचने की संभावना ज्यादा हो। यह सुनकर जूलिया तुरंत अपने बच्चों को सामान पैक करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से विनती करता है कि उसकी सबमरीन में बचने का मौका ज्यादा है, क्या वह उसके बच्चों को अपने साथ रख सकता है। कैप्टन मजबूरी में कहता है कि वह ऐसा करना चाहता है, लेकिन उसकी सबमरीन में पहले ही एक साथी की मौत हो चुकी है और अब वहाँ सिर्फ 2 लोगों के लिए ही जगह है। वह सिर्फ एक को ही ले जा सकता है, दूसरे को बाहर रहना पड़ेगा। ये सुनकर टॉम भावुक होकर उससे गुजारिश करता है कि अगर वह उसके दोनों बच्चों को रख ले तो वह बदले में जो कहेगा वह करने को तैयार है। टॉम की इस दिल से की गई विनती को सुनकर आखिरकार कैप्टन मान जाता है। इसके बाद टॉम सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि वे 2 दिन के अंदर वहां पहुंच सकते हैं, यानी समुद्र के लौटने से पहले वे अपने बच्चों को सुरक्षित जगह भेज पाएंगे और उनकी जान बच जाएगी। अगली सुबह पूरा परिवार वहां जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी टॉम दूर से एक अजीब से आदमी को देखता है जो एक कुत्ते के साथ उनकी तरफ आ रहा होता है। वह आदमी घायल लगता है, इसलिए टॉम उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे पानी देता है, लेकिन पानी पीने के बाद वह आदमी धन्यवाद कहने के बजाय अचानक टॉम पर हमला कर देता है। दूर से यह सब जूलिया देख लेती है। वह आदमी अपने पास रखे चाकू से टॉम पर वार करता है और उसे मार डालता है। जूलिया अपने पति को बचा नहीं पाती, लेकिन तुरंत बोट के अंदर जाकर केबिन का दरवाजा बंद कर देती है और अपने दोनों बच्चों को अंदर सुरक्षित कर देती है। फिर वह केसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसे सिर्फ तभी इस्तेमाल करना जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। तभी वह खतरनाक आदमी बोट के पास पहुंच जाता है। उससे बचने के लिए जूलिया बाथरूम में छिप जाती है और अपने जख्म को खुद ही सिलने लगती है। उधर वह हत्यारा बोट के अंदर जूलिया को ढूंढने लगता है। इसी दौरान उसे वहां रखा खाना दिखता है और वह उसे भूखे जानवर की तरह खाने लगता है, जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। खाना खाने के बाद वह उस केबिन की तरफ जाता है जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन उसे वह खाली मिलता है। दरअसल जूलिया बोट के एक छेद से बाहर निकल गई थी, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती क्योंकि उस आदमी का कुत्ता जूलिया को देख लेता है। मजबूरी में जूलिया को उस कुत्ते को मारना पड़ता है ताकि वह आवाज न करे। इसके बाद वह बोट के नीचे छिप जाती है। वह सीधे हत्यारे के हाथ नहीं लगती, लेकिन जब वह आदमी अपने कुत्ते को मरा हुआ देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि जूलिया आसपास ही कहीं छिपी है। तभी जूलिया दोबारा बोट पर चढ़ती है और एक टूटे हिस्से से अंदर घुस जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह हत्यारा उसे फिर पकड़ लेता है। वह उसके बाल पकड़कर उसे बुरी तरह मारता है, उसे टॉर्चर करता है और यहाँ तक कि उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। जूलिया पूरी ताकत से अपनी जान बचाने की कोशिश करती है और उससे लड़ती रहती है। इसी दौरान केसी, जो केबिन के अंदर से ये सब देख रही होती है, समझ जाती है कि अब फ्लेयर गन इस्तेमाल करने का सही समय आ गया है। वह हिम्मत जुटाकर हत्यारे पर फ्लेयर गन चला देती है। हालांकि इस हमले से हत्यारे को ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन हालात और भी ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। लेकिन तभी उनकी बोट में आग लग जाती है। जूलिया तुरंत अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन उसी समय वह खतरनाक हत्यारा फिर से उस पर हमला कर देता है। इस बार जूलिया हिम्मत दिखाती है और उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक देती है। बाहर आते ही केसी और बेन अपने पिता की लाश देखकर टूट जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा। बेन खुद को दोष देने लगता है कि अगर उसने गुब्बारे न उड़ाए होते तो शायद वह आदमी उन्हें ढूंढ नहीं पाता। उधर जूलिया भी अपने पति के शव को पकड़कर रोती रहती है। तभी वह देखती है कि वह हत्यारा जलती हुई बोट से बाहर निकल आया है। यह देखकर उसे समझ आ जाता है कि अब यहाँ रुकना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वह तुरंत अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते सभी बहुत थक जाते हैं, इसलिए एक पहाड़ी के पीछे थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब वह हत्यारा उनका पीछा छोड़ चुका है। बेन अब भी रो रहा होता है और केसी उसे समझाते हुए पानी पीने के लिए देती है, लेकिन वह पानी पीने से भी मना कर देता है। तभी जूलिया देखती है कि वह हत्यारा अब भी उनका पीछा कर रहा है। यह देखकर वे फिर से भागना शुरू कर देते हैं। बहुत थकने के बावजूद इस बार वे रुकते नहीं, क्योंकि बार बार पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें वही आदमी नजर आता है। भागते भागते आखिरकार वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां जहरीला पानी भरा होता है। यह रास्ता बहुत खतरनाक था, फिर भी जूलिया अपने बच्चों को लेकर इसी रास्ते से जाने का फैसला करती है। इस जहरीले इलाके को पार करते हुए सभी की हालत खराब हो जाती है। जूलिया को समझ आता है कि बेन डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया है। उनके पास जो थोड़ा बहुत पानी बचा होता है वह उसे पिलाया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा नहीं होता। केसी पूरी तरह टूट जाती है और उम्मीद छोड़ देती है। वह कहने लगती है कि अब वे नहीं बचेंगे, लेकिन जूलिया उसे डांटते हुए कहती है कि चुप रहो और जो मैं कह रही हूँ वही करो। हम आगे बढ़ेंगे और मैं तुम्हें बचाऊं। जूलिया की बात सुनकर वे फिर से हिम्मत जुटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना हवाई जहाज दिखता है जो कई साल पहले समुद्र में गिर गया था। वे सभी उसके अंदर जाकर छिप जाते हैं। जूलिया आखिरी बार अपने परिवार की एक फोटो देखती है जो उन्होंने पिछली रात ही ली थी। फोटो देखते ही सभी को टॉम की याद आ जाती है। रात हो चुकी होती है और सब बहुत थके होते हैं, इसलिए केसी और बेन सो जाते हैं, लेकिन जूलिया को नींद नहीं आती, इसलिए वह बाहर निकलती है। तभी
तभी वह देखती है कि अंधेरे में भी वह हत्यारा उनका पीछा कर रहा है। जूलिया वापस जाकर सोने का नाटक करती है। जैसे ही हत्यारा उसके करीब आता है वह अचानक उस पर हमला कर देती है। इस बार जूलिया बेहद गुस्से में होती है और वह उसे बार बार चाकू मारती है जब तक कि वह मर नहीं जाता। आखिरकार वह खतरनाक खतरा खत्म हो जाता है और जूलिया को सुकून मिलता है कि उसने अपने पति की मौत का बदला ले लिया। अगली सुबह वे उठते हैं और उस हत्यारे की लाश को बुरी हालत में देखते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि यह सूखा पड़ा समुद्र भी कितना खतरनाक है। अब उनका अगला लक्ष्य होता है उस जगह तक पहुंचना जहां कैप्टन की सबमरीन मौजूद है। जूलिया मैप देखकर रास्ता तय कर रही होती है। इसी दौरान बेन बहुत ज्यादा प्यास से परेशान हो जाता है और आगे जाकर एक तालाब से पानी पीने लगता है, जबकि जूलिया पहले ही चेतावनी दे चुकी होती है कि यह पानी जहरीला है। लेकिन बेन इतनी प्यासा होता है कि वह यह बात भूल जाता है। जूलिया तुरंत उसे पकड़कर पानी से दूर खींचती है, लेकिन तब तक वह बीमार पड़ जाता है। बेन की हालत खराब होने पर जूलिया और केसी वहां एक छोटा सा आश्रय बनाते हैं ताकि कुछ देर आराम कर सकें। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि जूलिया को बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर जाकर देखती है कि बहुत सारे डरावने केकड़े उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और अब उनके सामने एक नया खतरा खड़ा हो चुका है। तब वे अपनी जान बचाने के लिए फिर से दौड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाल कार्गो जहाज दिखाई देता है जिसके अंदर कई कंटेनर होते हैं। उन कंटेनरों के अंदर कुछ लोग छिपे हुए होते हैं। जब वे लोग जूलिया, केसी और बेन को देखते हैं तो डर के मारे तुरंत एक कंटेनर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। जूलिया उस कंटेनर के सामने जाकर उनसे बार बार गुहार लगाती है कि दरवाजा खोल दो। उनके पीछे खतरनाक केकड़ों की पूरी सेना आ रही है, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। मजबूर होकर जूलिया अपने बच्चों के साथ कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर चढ़ते समय एक केकड़ा जूलिया को काट लेता है, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभाल लेती है। केसी अपने कपड़े फाड़कर अपनी माँ के घाव पर बांध देती है। तभी जूलिया दर्द और कमजोरी के कारण बेहोश हो जाती है। इसी बीच केसी और बेन देखते हैं कि वे भयानक केकड़े कंटेनर के टूटे हिस्सों से अंदर घुस जाते हैं और अंदर छिपे लोगों पर हमला कर देते हैं। अंदर के लोग बंदूक से उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़ों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। अगली सुबह जब जूलिया को होश आता है तो वह देखती है कि उसके दोनों बच्चे वहां नहीं हैं। ये देखकर वह बुरी तरह डर जाती है क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक थी और यहाँ किसी की भी जान जा सकती थी। वह रोने लगती है, ये सोचकर कि शायद उसने अपने बच्चों को खो दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे दूर से केसी और बेन दिखाई देते हैं जो खाने की तलाश में बाहर गए थे। अब वहाँ केकड़े भी नहीं दिख रहे होते क्योंकि वे काफी दूर जा चुके होते हैं। ये देखकर जूलिया को थोड़ी राहत मिलती है। जूलिया अपने घाव को संभालती है और दूसरी तरफ बेन उन बंदूकों को तैयार करने लगता है। इसके बाद जूलिया कैप्टन से संपर्क करने की कोशिश करती है। कैप्टन बताता है कि उस पर भी समुद्री जीवों ने हमला किया है और वह बुरी तरह घायल है, इसलिए वह अब उनकी मदद नहीं कर सकता। वह यह भी बताता है कि आज ही समुद्र का पानी अपनी पुरानी जगह पर वापस आने वाला है और इसी वजह से ये खतरनाक जीव वापस आ गए हैं। उधर जूलिया अपना मैप खो देती है जिससे उन्हें समझ नहीं आता कि सबमरीन तक पहुंचने का सही रास्ता कौन सा है। तभी कैप्टन अपनी फ्लेयर गन से आसमान में सिग्नल देता है जिसे बेन देख लेता है। इसके बाद वे तेजी से सबमरीन की दिशा में बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहां पहुंचना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके सामने जहरीले इलाके और खतरनाक रास्ते होते हैं जहां से गुजरना जानलेवा साबित हो सकता था। इसी दौरान केसी के मन में डर बैठने लगता है। उसे शक होने लगता है कि शायद उसकी माँ उन्हें बचा नहीं पाएगी। वह अपनी माँ से बहस करने लगती है, लेकिन जूलिया हार नहीं मानती। वह अपने बच्चों को हिम्मत देती है और कहती है कि वे इसी रास्ते आगे बढ़ेंगे। आखिरकार वे फिर से साहस जुटाकर उसी खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी होती है। उनके रास्ते में एक विशाल जमीन का टुकड़ा आ जाता है जो उनका रास्ता पूरी तरह रोक देता है। इसी दौरान जूलिया पीछे रह जाती है और उसके सामने एक बड़ा पत्थर गिर जाता है जिससे वह वहीं फंस जाती है। केसी अपनी माँ को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती, लेकिन जूलिया उसे समझाती है कि तुम्हें अपने भाई को बचाना होगा, पहले उसे सबमरीन तक ले जाओ। मजबूरी में केसी अपने भाई बेन को लेकर आगे बढ़ जाती। जब वे सबमरीन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई नहीं है। वे दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी पीछे से वही कैप्टन वहां पहुंचता है जो बुरी तरह घायल होता है। वह उन्हें बताता है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और वह जल्द ही मर जाएगा। साथ ही वह कहता है कि सबमरीन में अब 3 लोग ही रह सकते हैं। ये सुनते ही केसी तुरंत अपनी माँ को लाने के लिए वापस भागती है। उधर जूलिया के सामने फिर से वही खतरनाक केकड़े आ जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। जूलिया खुद को बचाने के लिए गोली चलाती है, लेकिन जल्दी ही उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी एक केकड़ा उस पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक केसी वहां पहुंच जाती है और अपनी माँ की मदद करती है। दोनों किसी तरह वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद वे तेजी से सबमरीन की ओर बढ़ते हैं और बिना समय गंवाए उसके अंदर घुस जाते हैं। लेकिन उसी वक्त उन पर केकड़ों का एक बड़ा हमला हो जाता है और साथ ही एक विशाल समुद्री लहर उनकी तरफ बढ़ती है। वह लहर लगभग 100 फीट ऊंची होती है और सबमरीन को जोरदार टक्कर मारती है। इस टक्कर से अंदर मौजूद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे हैरान रह
रह जाते हैं। उनकी सबमरीन डूबी नहीं होती, बल्कि समुद्र की धारा उसे एक ऐसे शहर में ले आई होती है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इस भयानक दृश्य को देखकर उन्हें एहसास होता है कि शायद दुनिया से इंसानों का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है, और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।